नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको आपका जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है क्लास 12th में, उसका जो दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपना क्लास 12th का ज्योग्राफी का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो उसी कोर्स के अकॉर्डिंग, न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो दूसरा चैप्टर है वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको पहला चैप्टर करा दिया था, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, और उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको करा दिया था। इसमें मैं आपको दूसरा चैप्टर कराऊंगा जो कि है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, सेशन 2023 और 24 के लिए ये कोर्स है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूजर नेम वहाँ पर सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो हमसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पहले आप ये जान लो, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर आपको उस चैप्टर में ये पता होगा कि आपको उस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो आपको बिल्कुल वो चैप्टर ईजी लगेगा। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में है क्या, CBSE बोर्ड ने इस साल सिलेबस क्या निकाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊँगा पहले। ठीक है, तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, और इस अध्याय में हम प्रभास के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा जो ये चैप्टर है इसमें मेन टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है, यानी जनसंख्या घनत्व की एक सटीक परिभाषा यानी सटीक अर्थ क्या है। तो देखो, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या या फिर संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी मान लो ये जो दूरी है, आप समझो ये जो दूरी है ये है टोटल 1 किलोमीटर। ठीक है, अब इस किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, जितने भी व्यक्ति रहेंगे तो इनके संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहेंगे। यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व निकालने का एक सूत्र भी है, यानी फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? तो जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। यानी पहले आप जनसंख्या लिख दो और बटे में उसका क्षेत्रफल लिख दो, फिर जाके उसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप समझ गए जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है। तो अब आप जान लो कि सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। सघन आबाद का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां लोग बहुत ही अधिक मात्रा में रहते हो, लगभग 200 से अधिक व्यक्ति रहते हो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी पढ़ लो, विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां आबादी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति होती है। यानी मान लो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर, मान लो आप ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है लोगों की यानी व्यक्ति की वो 200 है, तो इसे हम कह देंगे सघन आबादी वाला क्षेत्र। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उसमें व्यक्ति की संख्या, अगर मान लो उसमें व्यक्ति की संख्या हो जाती है 200 से अधिक, तो उसे हम कह देंगे सघन आबादी वाला क्षेत्र। जैसे उदाहरण आपके सामने है, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, यानी यूरोप जो है हमारे मैप में उसका उत्तर पश्चिमी भाग, और अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जो इलाके हैं, या इसे हम कहते हैं सघन आबादी वाला क्षेत्र। वहाँ पे प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, इसलिए उसे सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए, तो चलते हैं आगे। अब आप जान लो कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना, और जनसंख्या का मतलब क्या होता है? लोगों की संख्या। ठीक है, यानी
जो लोगों की संख्या है वो वृद्धि कैसे होगी, उसका अर्थ क्या है। तो देखो, किसी भी क्षेत्र में एक विशेष एक समय अवधि, मान लो एक समय अवधि है, इस दिन जो है जनसंख्या जो है वो काउंट हो गया। उस अवधि के दौरान अगर जनसंख्या में कुछ परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। यानी किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप से हो सकता है। धनात्मक का मतलब होता है बढ़ना, ऋणात्मक का मतलब होता है कम होना। यानी अगर किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान अगर जनसंख्या में परिवर्तन होगी, भले ही जनसंख्या कम हो जाए या जनसंख्या बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। भले ही वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है। मान लो किसी क्षेत्र में जनसंख्या 5000 है, वहाँ पे कल 4000 हो गया, क्यों। या फिर 5000 है तो कल 6000 हो गया, क्यों। तो इसका पहला जो पॉइंट बन जाएगा वो हो जाएगा जन्म। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्तियों का जन्म होता है तो वहाँ की जो जनसंख्या वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी मतलब जनसंख्या परिवर्तन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ता है या घटता है तो दोनों ही स्थिति को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है। यानी अगर किसी भी क्षेत्र में बच्चों का जन्म हो गया तो जनसंख्या बढ़ेगी, यानी उसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ का जो जनसंख्या वो कम हो जाएगा, तो उसे भी जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और प्रभास आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का। तो प्रभास का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से, दूसरे इलाके से, दूसरे क्षेत्र की ओर चल जाए और उस क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए और जहाँ वो जा रहा है वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाए, तो इसे भी जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। क्योंकि मान लो, आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे ये मुंबई है और यहाँ पे है दिल्ली। अगर मुंबई का व्यक्ति दिल्ली में आता है तो दिल्ली में जनसंख्या बढ़ेगी, यानी जनसंख्या वृद्धि होगा। ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक आप याद रखो। और यहाँ से व्यक्ति चल रहा है, यानी मुंबई से चल रहा है तो मुंबई में जनसंख्या घटेगा। एक व्यक्ति हट गया यानी जनसंख्या थोड़ा सा घटेगा, तो इसे भी जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। तो आप समझ गए आप। तो चलते हैं आगे। तो आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आपका बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। तो आप कहोगे लाइब्रेरिया। ठीक है। ये बहुत ही जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। दूसरा आपका बन जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। तो लैटविया आ जाएगा आपका। और तीसरा आपका बन जाएगा, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। तो आप इन तीनों फैक्ट्स को याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। तो अब आप जान लो कि जो प्रभास है, प्रभास का अर्थ क्या है। तो देखो, प्रभास का मतलब होता है मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता है, उसे प्रभास कहते हैं। मान लो ये व्यक्ति अभी रहता है दिल्ली में, कल चला गया मुंबई। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, तो इसके बीच की स्थिति को बोलते हैं प्रभास करना। यानी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर जाना ही प्रभास कहलाता है। अब प्रभास दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है हमारा उद्गम स्थान, जहाँ से व्यक्ति चलता है, और गंतव्य स्थान, जहाँ व्यक्ति आगमन करता है यानी प्रवेश करता है। ठीक है। ये आप समझ गए। यहाँ से अगर व्यक्ति चलेगा तो ये जो यहाँ से चल रहा है इसको कहेंगे उद्गम स्थान, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति चल रहा है। और जहाँ व्यक्ति जाकर बसेगा या रहने लगेगा उसको कहेंगे गंतव्य स्थान, यानी वहाँ पे व्यक्ति पहुँच जाएगा, वहाँ पे रहने लगेगा, उसी को कहते हैं गंतव्य स्थान। ठीक है। अब जो ये प्रभास है, ये प्रभास जो है स्थायी भी हो सकता है और नहीं भी। यानी ये मान लो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, ये यहाँ, तो ये जब चलेगा इसको कहते हैं गंतव्य स्थान, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति चल रहा है। यहाँ पे आ रहा है यानी इसको बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा उद्गम स्थान, यहाँ से व्यक्ति चलता है, और जहाँ व्यक्ति प्रवेश करता है उसे कहते हैं गंतव्य स्थान। ठीक है। गंतव्य जहाँ व्यक्ति प्रवेश करता है, उद्गम जहाँ से व्यक्ति चलता है। ठीक है। अभी जो प्रभास है ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, अस्थायी का होता है परमानेंट नहीं। ठीक है। यानी व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ जाता है रहने के लिए तो वहाँ बच भी सकता है या फिर वहाँ से वापस भी आ सकता है। ठीक है। ये प्रभास जो है ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है।
तो आप ये ध्यान रखो कि प्रभास कहते किसे हैं, उद्गम स्थान किसे कहते हैं, गंतव्य स्थान किसे कहते हैं। प्रभास स्थायी भी हो सकता है, नहीं भी, ठीक है। और आप ये जान लो कि व्यक्ति प्रभास कहाँ से कहाँ तक करेगा। तो या तो व्यक्ति गांव से गांव जाएगा, या तो गांव से नहर यानी शहर जाएगा। यानी गांव का मतलब होता है गांव, ग्रामीण इलाका, और नगर का मतलब होता है नगरीय यानी शहर का इलाका, शहरीकरण, ठीक है। या तो व्यक्ति गांव से गांव जाएगा, या तो गांव से नगर जाएगा, या तो नगर से नगर जाएगा, या तो नगर से गांव जाएगा। ये इतने ही दूर में व्यक्ति घूमेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता, कहीं ऐसा क्षेत्र नहीं है, यानी इनके अलावा कहीं व्यक्ति नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप समझ गए प्रभास किसे कहते हैं, उद्गम स्थान क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, प्रवास स्थायी भी है, अस्थायी भी है, और व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक प्रवास कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आप जान लो कि प्रभास जो है ये व्यक्ति करता क्यों है, यानी प्रभास के कारण क्या है, क्या है ऐसी कौन सी आपदा है जिसके वजह से मनुष्य एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर जाता है, ठीक है। तो इसके दो कारण बन जाएंगे। पहला तो हमारा बन जाएगा प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। दूसरा बन जाएगा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब होता है जहां व्यक्ति, मान लो ये है एक क्षेत्र, ये मान लो दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ मुंबई, ये है मुंबई, ये है दिल्ली। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है, मान लो ये दो व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, अब ये दो व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, तो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ की ओर क्यों जाएंगे, यानी मुंबई से दिल्ली क्यों जाएंगे, ठीक है। अगर प्रतिकर्ष कारक में वो कारक आते हैं जिनके कारण अगर मनुष्य को यहाँ कोई परेशानी है, तब मनुष्य इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाता है, तो वो आ जाता है प्रतिकर्ष कारक में, ठीक है। अपकर्ष का मतलब होता है अवकर्ष का मतलब होता है यहाँ पे सब कुछ सही है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र से अधिक सुविधा है, इसलिए मनुष्य जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, देखो प्रतिकर्ष में आ जाएगा बेरोजगारी। मान लो ये दिल्ली है, ये मुंबई है, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 व्यक्ति रहते हैं। इनको यहाँ पर ये परेशानी की बेरोजगारी है, रहन सहन जो है बहुत ही निम्न है, यानी उसकी दशा जो रहन सहन की वो बहुत ही निम्न है, यानी कमजोर है, और राजनीतिक आपदा है, ठीक है, प्रतिकूल जलवायु है, महामारियां हैं, अशांति, लड़ाई झगड़ा। अगर ये सब कारण यहाँ पर है तो मनुष्य इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाएगा। तो ये जो प्रतिकर्ष कारक है ये हमारा पहला कारण हो जाएगा प्रभास करने का, ठीक है। यानी आप समझ गए, प्रतिकर्ष यानी व्यक्ति को किसी स्थान पे कोई परेशानी है, इसलिए वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाता है, तो उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। अगर मनुष्य जहाँ रहता है वो स्थान तो सही है, लेकिन उस स्थान से अच्छा स्थान जो है वो दूसरा इलाका है, इसलिए मनुष्य उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाता है। तो जहाँ वो जा रहा है इससे अच्छी सुविधा यहाँ पर है, तो इसे कहेंगे अपकर्ष कारक। यानी जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन उससे अच्छी सुविधा जो है वो दूसरे इलाके में है, इसलिए मनुष्य अपने परमानेंटली स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, 1 मिनट। तो आप प्रतिकर्ष समझ गए, जहाँ व्यक्ति को परेशानी है, ये है दिल्ली, ये है मुंबई, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों जाएगा, यहाँ पे जो है मनुष्य को कोई परेशानी है तो इसलिए वो जाएगा, तो वो आ जाएगा प्रतिकर्ष में। अगर मनुष्य को यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन इस इलाके से अच्छी सुविधा जो है वो इस इलाके में है, तो इसलिए मनुष्य इस इलाके को छोड़ के इस इलाके में आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी यहाँ तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर जो है इस क्षेत्र से अच्छी सुविधा है, तो मनुष्य यहाँ पर आएगा। समझ गए, यहाँ परेशानी है तो ये यहाँ पे कारक आ जाएगा, ठीक है। तो अपकर्ष में क्या हो जाएगा, काम के बेहतर अवसर के लिए। अगर यहाँ पे काम अच्छा नहीं है, यहाँ पे काम है, तो मनुष्य यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो कारण है ये बन जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा रहन सहन की अच्छी सुविधा। अगर यहाँ पे रहन सहन अच्छा नहीं है और यहाँ पर है, तो मनुष्य यहाँ से यहाँ की ओर आएगा, प्रवास करेगा। शांति है, सुरक्षा है। अगर यहाँ पे सुरक्षा नहीं है और यहाँ पे सुरक्षा है, तो मनुष्य यहाँ से यहाँ तक आएगा। और चौथा हो जाएगा हमारा अनुकूल जलवायु। अगर यहाँ की जलवायु यहाँ से अच्छी है, तो मनुष्य यहाँ की ओर आएगा। यानी आप समझ गए। आपको एक बार और समझाता हूँ। प्रभास का मतलब होता है एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ की ओर जाता है,
इसे कहते हैं प्रवास। अब प्रवास का कारण क्या है? पहला है प्रतिकर्ष, दूसरा है अपकर्ष। प्रतिकर्ष यानी मनुष्य को यहाँ कोई परेशानी है, इसलिए मनुष्य इस स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। अगर ये स्थान बिल्कुल सही है लेकिन इस स्थान से अच्छी सुविधा इस स्थान पर है, तो इसलिए मनुष्य इस स्थान से यहाँ जाता है, तो उसे कहते हैं अपकर्ष। ठीक है, यानी ये मान लो दिल्ली है, ये मुंबई है, यहाँ पर सब कुछ सही है लेकिन इससे अच्छी सुविधा यहाँ पर है दिल्ली में, तो मनुष्य मुंबई से दिल्ली आ जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारे दो कारण बन जाएंगे प्रवास करने के। तो चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं। यानी जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? देखो, जो किसी भी क्षेत्र में लोगों का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब किसी भी क्षेत्र में लोगों का फैलाव क्यों होगा? यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग किसी भी क्षेत्र पे रहने क्यों आएंगे, इसके कारण क्या होंगे? तो कारण जो है हमारे दो प्रकार से हो जाएगा। पहला हो जाएगा भौगोलिक कारक और दूसरा हो जाएगा आर्थिक कारक। भौगोलिक का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो भौगोलिक कारक में हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा, और ये आपका जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल भी आ चुका है। सेशन 2022 और 23 इसमें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला पॉइंट बन जाएगा जल की उपलब्धता। यानी जिस क्षेत्र में जल अधिक मात्रा में होती है तो वहाँ की ओर मनुष्य आकर्षित होते हैं, वहाँ पर जाते रहने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा जल की उपलब्धता। यानी मान लो ये मैं आपको दूसरा इलाका बताता हूँ, ये मुंबई है और ये है पाकिस्तान, या हाँ यही मान लो आप, ये मुंबई है, ये है पाकिस्तान। तो यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं मुंबई में, इससे अच्छी सुविधा यहाँ पर है, यहाँ जल बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो मनुष्य यहाँ की ओर जाएगा, प्रवास करेगा। ठीक है, इससे जनसंख्या वितरण जो है बहुत बड़ी जनसंख्या वाला, एक जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा जनसंख्या किसी क्षेत्र से किसी और क्षेत्र की ओर जाते हैं, उसे कहते हैं जनसंख्या वितरण। तो इतने सारे लोग जो है दूसरे स्थान पर क्यों जाएंगे? तो पहला हमारा हो जाएगा जल की उपलब्धता, दूसरा हो जाएगा भू आकृति, यानी जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जहाँ कृषि किया जा सकता है, वहाँ पे मनुष्य जाते रहने के लिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा कारण हो जाएगा। जैसे आप पढ़ भी सकते हो, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ न तो जीवन सरल है और न ही कृषि। ऐसे में लोग समतल क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। जहाँ समतल क्षेत्र है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, या मान लो भू आकृति का मतलब होता है जहाँ का जो समतल इलाका है वो बिल्कुल समतल हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल सही सा हो, अच्छा हो। ठीक है, और मृदाएं का मतलब होता है मिट्टी, यानी जहाँ जिस क्षेत्र में मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है, जहाँ कृषि की जा सकती है, तो वहाँ के क्षेत्र की ओर लोग अधिक आकर्षित होते हैं, अधिक रहने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भौगोलिक कारक हो गया 3 पॉइंट। तो आगे मैं आपको बताता हूँ आर्थिक कारक, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक और भौगोलिक दो कारक होते हैं। तो भौगोलिक मैंने आपको बता दिया, आर्थिक बताता हूँ। तो आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसे से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा औद्योगिकरण, यानी जहाँ जिस क्षेत्र में उद्योग अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मान लो ये दिल्ली है, ये बिहार है, यहाँ पे उद्योग नहीं है, तो यहाँ से व्यक्ति आएगा दिल्ली की ओर। ठीक है, तो क्यों आया, प्रवास क्यों हुआ? जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो दिल्ली में क्यों आई? उद्योग के कारण। यानी हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो है ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसके कारण बहुत बड़ा जनसंख्या जो है किसी क्षेत्र में आके बसती है। दूसरा हो जाएगा नगरीकरण, इसको शहरीकरण भी बोलते हैं, यानी नगर में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है, शिक्षा का स्तर अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं वहाँ पर होती है। ठीक है, इसलिए शहर में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा खनिज, यानी जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन का कार्य अधिक होता है। यानी मान लो जिस क्षेत्र में खनिज बहुत अधिक है, वहाँ पे खनन का कार्य ऑटोमेटिक होगा। अगर खनन का कार्य होगा तो लोग जो है वहाँ पे अपना रोजगार भी उपलब्ध करेंगे, वहाँ पे जाके नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट बन जाएगा खनिज। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर अपना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक और आर्थिक कारक समझ चुके होंगे। ठीक है,
तो मैंने आपको आर्थिक और भौगोलिक दोनों समझा दिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पिछले साल आ रखा है, ठीक है। तो आप इनको जरूर देखें। तो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का अर्थ क्या है? देखो, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी मान लो ये क्षेत्र है दिल्ली, यहाँ पे आज जनसंख्या है 5000, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 5000, कल यहाँ पे 10,000 हो गई। तो इसका एक समय तो होना चाहिए, यानी इसका एक टारगेट यानी एक डाटा तो होना चाहिए इसका। तो इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत पे ये होता है कि किसी क्षेत्र में अगर 2000 व्यक्ति है आज, और आने वाले समय में अगर 4000 हो जाएगी, तो उसके पूर्वानुमान के लिए इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है भूगोल में, ठीक है। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मतलब होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, ठीक है, और भविष्य में उस क्षेत्र में जो जनसंख्या होने वाली है उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है 3 अवस्थाएं होती है इसमें, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ठीक है। 3 अवस्थाएं हमारी होती है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में। तो आप तीनों अवस्था को ध्यान से समझो। देखो, प्रथम अवस्था ये होता है जिसमें उच्च जन्म दर होता है तथा उच्च मृत्यु दर होता है। यानी प्रथम अवस्था में किसी भी क्षेत्र में अधिक मृत्यु दर होती है और अधिक जन्म दर होता है। धीमी जनसंख्या वृद्धि दर, यानी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी होती है। ज्यादातर लोग खेती का कार्य करते हैं प्रथम अवस्था में। जीवन प्रत्याशा कम होती है, लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं, यानी बहुत सारे लोग अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं प्रथम अवस्था में, ठीक है। लेकिन द्वितीय अवस्था में स्व सुधार होता है। प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता था, लेकिन अब नहीं है। समय के साथ प्रजननशीलता घटती गई, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार हो गया, जनसंख्या में होने वाले कुछ बीमारियां, कुछ खराबी जो है वो ठीक होने लग गया। कुल मिला के पहले अवस्था में सब कुछ खराब है, दूसरे में थोड़ा सा सही हुआ और तीसरे में सब कुछ सही हो गया। तो आप ये जानो कि तीसरे में क्या हो जाता है। तो पहले में आप ये समझिए कि जनसंख्या जो है बहुत ही अधिक है, मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर अधिक है, यहाँ के लोग खेती करते हैं, अशिक्षित है। दूसरे में थोड़ा सही हो जाते हैं। अब तीसरे में क्या होता है? देखो, तीसरे में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो मृत्यु दर और जन्म दर जो है वो दोनों घट जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, तो उनको जानकारी नहीं होता। वहाँ के जो क्षेत्र है, जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, वो दोनों बढ़ जाते हैं। क्योंकि मृत्यु दर इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहाँ के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कमज़ोर होती है, इसलिए वहाँ की जो मृत्यु दर है वो बहुत ही बढ़ जाती है, ठीक है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो धीमी गति से बढ़ती है। तृतीय अवस्था में जो है जनसंख्या कभी तो रुक जाती है और कभी बढ़ती है धीरे धीरे, तेजी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है, एकदम अच्छी दशा हो जाती है। जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है। जनसंख्या जो है नगर जैसे हो जाते हैं, शहर जैसे, जैसे शहर में जनसंख्या होते हैं, और लोग शिक्षित हो जाते हैं। तकनीकी ज्ञान हो जाता है, तकनीक जो है वो जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तीसरे अवस्था में। इसका निष्कर्ष भी है, अतः यह कहा जा सकता है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में किसी भी क्षेत्र के जुड़ी जो जनसंख्या है उस क्षेत्र में, और जो भविष्य में उस क्षेत्र में जनसंख्या होने वाली है, उसको इस सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं, और इसका जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसकी अवस्थाएं आप यहाँ पे भी पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर में आता है, वैसे तो आएगा ही, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो ऐसा चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, तीनों अवस्थाएं यहाँ पे दर्शानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। आप जब भी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का बनाओगे तो एक बॉक्स बनेगा। अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाओगे तो 2.5 नंबर का बॉक्स होता है, और 2.5 नंबर का वो अवस्थाएं होती है। अगर अवस्था सही है, बॉक्स गलत है तो 2.5 नंबर मिलेगा। अगर बॉक्स सही है, अवस्था गलत है तो 2.5 नंबर मिलेगा। अगर दोनों सही है तो 4.5 नंबर मिल सकते हैं। अगर पूरा सही है तो 5 नंबर पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो इसमें उच्च उतार चढ़ाव है, तो आप ऊपर लिखोगे। बिल्कुल ऐसे ही चित्र बनाना है आपको, इसमें कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यूं का यूं आपको चित्र बनाना है बोर्ड एग्जाम में, या कभी भी आपका क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसमें
यहाँ पे जो है ये प्रथम अवस्था रहेगी जिसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, और जो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि हो जाती है, मृत्यु दर घट जाता है, जन्म दर घट जाता है, ठीक है। और तीसरे में निम्न उतार चढ़ाव। पहले में क्या था, उच्च उतार चढ़ाव था, यानी बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पे कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ बहुत कम रहा है। यहाँ पे उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे तीसरे अवस्था में कौन से क्षेत्र आते हैं या कौन से देश आते हैं। तो पहला कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, या जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आ जाते हैं तीसरे अवस्था में, यानी यहाँ के जो जनसंख्या है, जो मृत्यु दर है वो बहुत ही अच्छे है, और यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित भी हैं, स्वास्थ्य सेवा जो है वो बहुत ही अच्छा है। और बाकी यहाँ पे आपका बन जाएगा प्रथम अवस्था में, जहाँ बहुत ही लोग अशिक्षित हैं, जनसंख्या कमज़ोर है, ठीक है, बहुत अधिक जनसंख्या है, मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा अधिक, ठीक है। जैसे बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी, ये आपका हो जाएगा। वर्तमान विश्व के कुछ उदाहरण हैं जो हमारे विश्व हैं वर्तमान समय में, यहाँ की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार है, वो तृतीय अवस्था में है या दूसरे में है या प्रथम में, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही चित्र बनेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान रख लो, ठीक है, बिल्कुल यूँ बनेगा। और आपके सामने मैंने कुछ प्रश्न रखा है, और ये जो आपका एक टॉपिक रह गया है वो है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या, यानी जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, वहाँ पर मान लो बहुत ही अधिक जनसंख्या है, तो वहाँ पे क्या क्या समस्याएं होगी, क्या क्या समस्या वहाँ पे हो सकती है। तो पहला हो जाएगा हमारा संसाधनों पर दबाव, यानी जहाँ किसी क्षेत्र में अगर बहुत ही अधिक जनसंख्या है तो वहाँ की जो संसाधन है उसमें बहुत ही दबाव हो जाएगा। दूसरा प्रदूषण हो जाएगा, तीसरा विकास में बाधा उत्पन्न हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा भरण पोषण की समस्या, ठीक है। ये 4 समस्या हमारी हो सकती है किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बहुत ही अधिक हो जाता है, तो ये समस्या हमारा बढ़ सकता है। तो ये आप 4 पॉइंट याद रख सकते हो, ये मैंने आपको हेडिंग बताया है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर कि अगर ज़्यादा जनसंख्या होता है तो संसाधनों में बहुत ही दबाव पड़ जाता है, जैसे साइकिल है या मान लो प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है उस पर दबाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्रदूषण हो जाता है वायु में, विकास में बाधा हो जाता है, लोग अपना विकास नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी का कमी हो जाता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताया। तो ये था हमारा चैप्टर 2 ज्योग्राफी का क्लास 12 का सेशन 2023 और 24 के लिए, जो कि न्यू कोर्स का था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सिलेबस चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अभी आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक कर दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर का विश्व जनसंख्या घनत्व वृद्धि, इसका मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, और जो मैंने आपको ये बताया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लो, लिख लो, रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।